सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। स्टार्ट करते हैं आज पहले टॉपिक से। सभी को गुड मॉर्निंग सभी को। पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, आहार पोषण, फूड एंड न्यूट्रिशन। पहला टॉपिक हमारा रहेगा आहार एवं पोषण। फूड एंड न्यूट्रिशन। इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है, पहले तो ये बात कर लेते हैं। कोई नई चीज नहीं पढ़नी है, पढ़ना वही है जो हम खाते हैं। हम क्या खाते हैं, क्यों खाते हैं, ये दो चीजें पढ़नी है। क्या खाते हैं मतलब कौन कौन से पोषक पदार्थ आप खाते हो। अगर कोई जिम जाता है बॉडी बनाने के लिए, तो उसे जिम में, अभी तो खैर जिम वगैरह बहुत कम लोग जा रहे हैं, लेकिन जब भी जिम जाते हो, कई जनों की डिमांड क्या होती है कि मुझे मेरा वेट बढ़ाना है, मुझे मेरा शरीर बनाना है। और कईयों की डिमांड क्या होती है कि यार पेट बहुत निकल गया, इसको थोड़ा अंदर करना है, थोड़ा सा वजन क्या करना है, कम करना है। तो आपको वहां पर जिम में ट्रेनर क्या कहता है कि अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हो तो थोड़ी ये मीठी चीजें जो है, तेल घी वगैरह जो है, या चावल आलू, ये खाना थोड़ा बंद करो। और अगर यही आप अगर अपनी बॉडी बिल्ड करना चाहते हैं तो फिर अब आपको अलग खाने की सलाह दी जाती है, सबके लिए अलग अलग खाना। यानी आप जो भी खाते हैं, आपके शरीर में उनका कुछ ना कुछ कार्य जरूर है। वो कार्य ही हमें देखने हैं, क्या करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग सभी को। तो आपका खाना ये डिसाइड करेगा आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप अच्छा खाते हो। अब कईयों के लिए अच्छा क्या होता है कि जो टेस्ट अच्छा लगा वो मुझे अच्छा लगता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमारे शरीर के लिए सभी पोषक पदार्थ, देखो हम सब अपने डेली जीवन में भी नोटिस करते हैं। कोई बीमार हो जाता है ना, कोई बीमार हो जाता है तो सब उसे कहते हैं, एडवाइस देते हैं, कुछ हल्का फुल्का जूस वगैरह ले लिया करो। डेली जीवन में तो आपको कोई नहीं कहता कि जूस ले लिया करो। कारण है ना, देखो इसका कारण है क्योंकि आदमी जब बीमार पड़ा है, जब आदमी बीमार होता है, बुखार वगैरह आता है, तो अपने को खाना भाता भी नहीं है, अच्छा भी नहीं लगता खाना। तो ऐसे में हल्का फुल्का, यानी ऐसा खाना खाओ जो आसानी से पच जाए, जिसका डाइजेशन हो जाए आपकी बॉडी में, आसानी से पच जाएगा। क्योंकि उस टाइम जब आप बीमार हो, आपके पूरी बॉडी के फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं। पहली बात तो ऐसे हैवी खाना जो होता है ना, जैसे अगर बात करें राजस्थानी में तो चूरमा, पहले की बात तो भाएगा ही नहीं, इच्छा ही नहीं होगी खाने की। लेकिन अगर जबरदस्ती खा भी लोगे तो पचता नहीं है फिर। इसलिए आपको उस समय भी बीमार हो तब भी एनर्जी की तो जरूरत है ना, और तुरंत एनर्जी देते हैं ऐसे जूस देते हैं, क्योंकि इनमें ज्यादातर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो यही चीजें अपने को पढ़नी है कि कार्बोहाइड्रेट हमें करता क्या, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, वो फैक्चुअल चीजें, सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, फलों वाली शर्करा कौन सी है, अंगूर शर्करा, ग्रेप शुगर क्या है, फ्रूट शुगर क्या है, केन शुगर क्या है, ये सभी बाद की बातें, वो फैक्ट्स आते। प्रोटीन, मैंने कहा ना, जब जिम जाते हो, बॉडी बनानी है मुझे, मेरे मसल्स दिखने चाहिए, प्रोटीन लो ना। प्रोटीन आपके शरीर में मरम्मत का कार्य, आपकी बॉडी को बनाने का कार्य करता है, बॉडी बिल्डिंग का कार्य करता है। तो वहीं अगर बात करें लिपिड्स की या फैट की, कई जने कहते हैं घी नहीं खाना चाहिए ज्यादा, कई जने कहते हैं तेल नहीं खाना चाहिए। मैं कहता हूं सब कुछ खाना चाहिए, लेकिन जब आप घी खाते हो ज्यादा तो उसके प्रोपोर्शन में आप वर्कआउट भी करो। विटामिन्स,
ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, इनके बाद बात करते हैं विटामिन की। डिफरेंट टाइप के विटामिनों का काम क्या है? देखो, आपको अलग अलग बीमारियों से, डिजीज से बचा कर रखना। अगर विटामिन ए की कमी हो गई तो जीरोप्थेल्मिया हो जाएगा। विटामिन ई की कमी हो गई, इंपॉर्टेंसी, नपुंसकता आ जाएगी। विटामिन बी12 की कमी हो गई, ब्लड में, या ऐसे बात करूं आरबीसी की संख्या, आरबीसी काउंट कम हो जाएगा। तो ये विटामिन्स भी बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं चाहिए, लेकिन हमें चाहिए होते। अब एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, देखना। हमारी बॉडी में, हमारी जो ये अंदर आहार नाल है, इंटेस्टाइन है, आंतें होती है ना, छोटी आंत, बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इनमें कई बैक्टीरिया होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में। ये बैक्टीरिया हमारे लिए अच्छे बैक्टीरिया हैं। ये बैक्टीरिया हमारे यहां पर आंतों में, इंटेस्टाइन में विटामिनों का निर्माण करते हैं, विटामिन संश्लेषण करते हैं। अब क्या हुआ, अब सुनना, देखो, हम डेली चीज जो डेली लाइफ में देखते हैं वहीं से सीखना है, कोई नई बातें नहीं करनी है। बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टर एंटीबायोटिक देते थे। अब एंटीबायोटिक के साथ साथ वो कई बार आपको गैस की दवाई भी देता है, एसिडिटी वगैरह की दवाई देता है, कई बार आपको विटामिन की भी गोलियां देते। अब कईयों को क्या लगता है, यार मेरे गैस की प्रॉब्लम क्यों थी? गैस की प्रॉब्लम थोड़ी थी जो मुझे ये गैस की गोलियां दे दी। कईयों को लगता है, यार मैं तो हट्टा कट्टा हूं, बस बुखारी तो आया, ये विटामिन भी हटाओ। तो वो क्या करता है, उस दवाई वाले को कहता है कि मेरे को तो बस ये बुखार वाली दवाई दे दे, ये गैस वैस इसको डॉक्टर को पता ही नहीं, ये डॉक्टर को पता ही नहीं मेरे कोई गैस की प्रॉब्लम थोड़ी है, गैस की दवाई दे दी। तो अरे भाई, जब एंटीबायोटिक लेते हो, हैवी एंटीबायोटिक्स जाती है बॉडी में, तो गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। उससे बचने के लिए आपको दी है। जब आपकी बॉडी में एंटीबायोटिक लेते हो ना, तो वो अच्छे बैक्टीरिया थे ना, वो भी बेचारे मर जाते हैं। तो जब अच्छे बैक्टीरिया मर गए, अब विटामिनों की कमी हो जाएगी ना, तो रोग जो ओरिजिनल था उससे तो ठीक होते होते हो गए, आपकी बॉडी में विटामिनों की कमी तो अभी हो गई। इसलिए वो आपको विटामिन की गोलियां भी देता है। और लोगों को क्या लगता है, क्या डॉक्टर ने तो यार बस अपना बिल बढ़ा दिया, कमीशन होगा इसका दवाइयों का, इसलिए इतनी दवाइयां लिख दी, है ना, सोचते हैं ऐसा। खैर कोई बात नहीं, जो भी ये इस तरह से हम अपनी डेली लाइफ से इनको सीखते हैं। दैनिक जीवन में जो हम खाते पीते हैं वही हमें पढ़ना है और कुछ नहीं। तो सबसे पहले बात आती है कि हमें इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे उसकी बात करते हैं कि जो पोषक पदार्थ हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे भोजन, फूड एवं विभिन्न पोषक पदार्थ, विभिन्न पोषक पदार्थ, न्यूट्रिएंट्स। पोषक पदार्थ बोले तो न्यूट्रिएंट्स। कभी कभी क्या होता है कि लोग खुद ही अपने आप से डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं, नहीं बनना चाहिए भाई। इसमें भी सबसे पहले अपन देखो क्या पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट। अब इनमें हमें क्या पढ़ना होता है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स के काम क्या है, इसके सोर्सेस क्या है, इसके प्रकार क्या है, टाइप्स क्या है, कार्य क्या करते हैं और इनके सोर्सेस क्या है, ये पढ़ेंगे। वसा या लिपिड्स। फिर हम देखेंगे प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज लवण, मिनरल्स, खनिज लवण, मिनरल्स एंड सॉल्ट्स। ये हम सभी पढ़ेंगे और साथ साथ इनसे रिलेटेड कोई बीमारी है, जैसे विटामिनों में तो हमें यही पढ़ना है कि कौन सा विटामिन इसकी कमी से क्या हो जाता है या उसका फंक्शन क्या है। सॉल्ट में भी हम ये पढ़ेंगे उनके फंक्शन, उनके कार्य क्या है।
हम जब बात करेंगे प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन की कमी से देखते हैं क्वाशियोरकोर और मेरास्मस हो जाता है। 1 साल से कम के बच्चों में तो मेरास्मस और 1 से 5 साल तक के बच्चों में क्वाशियोरकोर। कई बार ये मेरास्मस क्वाशियोरकोर से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, सबकी एक एक करके बात करते, तो ये सभी हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो पहली बात, भोजन या आहार या खाना है क्या? क्या काम है खाने का हमारे शरीर में? तो कई सारे काम हैं। आप जब खाना खाते हो, भोजन की बात करें, खाना या भोजन, फूड, तो ये आपके शरीर में क्या करता है देखना। सबसे पहले बात करूं ऊर्जा, ऊर्जा देना, एनर्जी यील्डिंग, यानी आपको ऊर्जा प्रदान करता है। सेकंड, आपकी उपापचयी क्रियाएं। अब ये एक वर्ड ध्यान देना, ये बार बार आएगा, उपापचयी क्रियाओं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रेगुलेशन, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या उपापचयी क्रियाओं का नियमन, ये भी कार्य करता है। और देखें, एक एक इन पॉइंट को समझाता हूं। रोगों से सुरक्षा, प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज, और आपकी बॉडी ग्रोथ के लिए, शारीरिक वृद्धि, ग्रोथ के लिए भी जरूरी है। भोजन आपके शरीर में करता क्या है? ऊर्जा देता है। किसी दिन आप व्रत करते हो, फास्ट रखते हो, खाना नहीं खाया, तो उस दिन आप खुद अपने अंदर नोटिस करते हो कि बहुत ज़्यादा कोई हैवी वर्क नहीं कर पाते। आप खुद अपने अंदर महसूस करते हैं यार थोड़ी एनर्जी की कमी है। खाना नहीं खाया, कुछ ज़्यादा काम करने का मन भी नहीं करता, बिकॉज आपकी बॉडी में खाना नहीं खाया तो एनर्जी नहीं गई। नॉर्मली लोग बोलते भी नहीं कि यार अभी काम करने का मूड नहीं है, अभी एनर्जी नहीं है। अरे भाई एनर्जी क्यों नहीं है? हो सकता है खाना नहीं खाया, टाइम पर खाना नहीं खाया होगा तो एनर्जी नहीं रहेगी। बात करें उपापचयी क्रियाओं का नियमन, इसको समझना। ये उपापचयी क्रिया क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होती है, इसको मैं समझा रहा हूं क्योंकि ये आगे कई चैप्टर्स में ये शब्द बार बार आएगा। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या है इसकी बात करें। देखो, हमारा शरीर जो होता है, हमारी बॉडी कई छोटी 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 कोशिकाओं या सेल्स से मिलकर बनी होती है। हम जो भी हमारे शरीर में अंग है, चाहे तो ये बालों की बात करूं, चाहे तो स्किन की बात करूं, सबका निर्माण किससे हुआ है? छोटी छोटी कोशिकाओं या सेल्स से। छोटी छोटी कोशिका या सेल्स से हमारी पूरी बॉडी का निर्माण हुआ है। बोलते भी हैं यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन की इकाई क्या है? ये कोशिका है। ये कोशिका वो सारे काम करती है जो हमारा बड़ा शरीर काम करता है। कैसे सुनना, हमारा निश्चित जीवन काल होता है, हम पैदा होते हैं, वृद्धि करते हैं और मर जाते हैं। कोशिका का भी होता है, सुना होगा आरबीसी का जीवन काल 120 डेज, 120 दिन होता है। आरबीसी का लाइफ स्पान 120 दिन होता है। तो ये कोशिका जन्म लेती है, ग्रोथ करती है, मर जाती है। हम भी तो ऐसे ही करते हैं। अगर मैं बात करूं कि हम कुछ भी पोषक पदार्थ ग्रहण करते हैं, खाना खा रहे हैं, तो वो खाना, सुनना, देखो, आपने खाना खाया, आंतों में पचा हुआ खाना यहां पड़ा है, ये पेट में पड़ा पड़ा खाना किस काम का? यहां से खाना ब्लड से होता हुआ, यानी रक्त में होता हुआ हर एक कोशिका को मिलता है। यानी इस सेल को क्या मिल गया? भोजन या पोषक पदार्थ हर एक कोशिका तक पहुंचते हैं, और पोषक पदार्थों को इस तक पहुंचाने का काम करता है रक्त या ब्लड। अब सुनना, हमने सांस ली, ब्रीदिंग कर रहे हैं, अंदर ऑक्सीजन गई, ये फेफड़ों में, लंग्स में
ऑक्सीजन भरी हुई है। यहां से इस ऑक्सीजन को आपके ब्लड में आरबीसी होती है और आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। वो हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को पकड़ लेगा और आपके शरीर की हर एक सेल तक, हर एक कोशिका तक उस ऑक्सीजन को पहुंचा देगा। तो खाना आ गया था, साथ साथ ये लो ऑक्सीजन भी आ गई। अब आपकी सेल्स में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? अब सुनना, देखो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन भी आ गया। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं ये भी अब यहां सुनते हैं। आपके पास खाना आ गया, आपके पास ऑक्सीजन आ गई। ये ऑक्सीजन अब इस भोजन का क्या करती है? ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण करती है, जिससे अब यहां से क्या होगी? ऊर्जा या एनर्जी रिलीज होती है। यही एनर्जी तो आप अपने डेली लाइफ में काम में लेते हो। मैं खड़ा होकर बोल रहा हूं ना, मेरी एनर्जी लग रही है इसमें। यहां तक कि आप वहां बैठे बैठे पढ़ भी रहे हो ना, चुपचाप भी बैठे रहते हो तो भी एनर्जी लगती है। बस अंतर क्या है? आप कम ऊर्जा खर्च कर रहे हो, मैं ज्यादा ऊर्जा खर्च कर रहा हूं। अंतर ये, बाकी एनर्जी दोनों की खर्च हो रही है। तो ये एनर्जी आई कहां से? ये यहां से आई एनर्जी। अब यहां पर अगर आपने खाना ही नहीं खाया, यानी आपके ये पोषक पदार्थ ही नहीं आएगा, तो कहां से एनर्जी निकलेगी फिर? इसलिए जिस दिन व्रत करते हो, जिस दिन भूखे रहते हो, एनर्जी की कमी रहती है। और ये सभी पूरी रिएक्शन क्या कहलाती है? उपापचयी क्रिया या मेटाबॉलिक एक्टिविटी। दो शब्दों से मिलकर बना है उपापचयी क्रिया, उपचय प्लस अपचय। इंग्लिश में भी बता देते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज दो शब्दों से मिलकर बनी है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। क्या हो रहा है इसमें देखना, उपचय, अपचय, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। एक बार तो आपने क्या किया, यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया की सहायता से ऊर्जा को रिलीज कर दिया, ऊर्जा मुक्त कर दी। अब जो एक्स्ट्रा खाना है ना, जो आपने बहुत सारा खाना खाया होगा, जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी उतनी तो इसने रिलीज कर दी। बचा हुआ जो खाना है ना, वो आपकी बॉडी में स्टोर हो जाता है। यानी ऊर्जा को संचित भी कर रहे हो, स्टोर भी कर रहे हो एनर्जी को, और यहां पर एनर्जी को रिलीज भी कर रहे हो, एनर्जी को मुक्त भी कर रहे हो। तो ये दोनों प्रकार की क्रिया, जिसमें एक तरफ तो ऊर्जा मुक्त हो रही है और दूसरी तरफ ऊर्जा संग्रहित हो रही है। एक तरफ तो ऊर्जा एनर्जी रिलीज कर रहे हो और दूसरी तरफ स्टोर भी कर रहे हो। दोनों क्रियाएं मिलाकर क्या कहलाती है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या उपापचयी क्रिया। तो ये आपकी उपापचयी जो क्रियाएं जो है, ये इन उपापचयी क्रियाओं का नियमन होता है जब आप खाना खाते हो। अब हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि जब मैं थायराइड ग्रंथि पढ़ाऊंगा, थायराइड ग्लैंड पढ़ाऊंगा, तब भी उसके फंक्शन में एक काम लिखाऊंगा कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का नियमन, रेगुलेशन करती है कौन? थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड का फंक्शन देखना, कईयों की शिकायत रहती है क्या कि यार मैं खाना खाता तो बहुत हूं लेकिन मेरे को लगता नहीं है। वो व्यक्ति ऐसे होते खूब खाना खाते, खूब सारा खाना खाते, उनकी डाइट देख लो ना तो अच्छे अच्छे शर्मा जाएं, इतना खाते हैं, लेकिन रहते ऐसे बिल्कुल टांट के जैसे। कारण क्या है? हो सकता है देखो उनमें उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अगर बहुत ज्यादा तेज हो गई ना, तो वो जो भी कुछ खाते हैं सब कुछ किस में कन्वर्ट हो जाता है? इस एनर्जी में। यहां से ऊर्जा या एनर्जी के रूप में सब कुछ उसी में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब सब कुछ खाया पिया, सब कुछ किस में चेंज कर दिया? एनर्जी में। तो स्टोर करने के लिए कुछ बचेगा क्या? जब स्टोर करने के लिए कुछ नहीं बचा, आपने सब कुछ खर्च कर दिया, तो व्यक्ति दुबला पतला ही रहेगा। हो सकता है उसमें हाइपरथायरॉयडिज्म हो। लेकिन फिर कह रहा हूं, यहां पर जब साइंस पढ़ो, एक बात हमेशा ध्यान रखना, कई बीमारियां पढ़ाऊंगा यहां पर, कई सारी बीमारियां आएंगी, खुद से मत जोड़ लेना। आप दुबले पतले हो सकते हो, लेकिन कई और भी कारण हो सकते। ऐसा कारण नहीं है कि हमेशा आप इस थायराइड की वजह से दुबले पतले हो।
कई और कारण भी हो सकते हैं। दूसरी बात, इसकी उल्टी बात कर रहा हूं, अब देखना। कई जने कहते हैं यार मैं खाता पीता नहीं लेकिन फिर भी पता नहीं वजन शरीर का बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। हो सकता है, एक कारण हो सकता है क्या, कि उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बहुत कम हो गई। यानी जो भी खा रहे हैं ना, उनमें से एनर्जी नहीं निकल रही, सबका सब स्टोर करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति कम खाना खाएंगे, 2 रोटी भी खाएंगे, लेकिन वजन बढ़ता जाता उनका, पसरते जाते, पसरते जाते, पसरते जाते। कारण क्या हो सकता है कि उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज धीमी है। हो क्या रहा है, जो भी खाना खाया उसमें से एनर्जी नहीं निकली, सब कुछ स्टोर हो गया। अब स्टोर हो गया तो पड़े हैं आटे की बोरी के जैसे, फैल रहे हैं, फैल रहे हैं, फैल रहे हैं। रोग हो सकता है। लेकिन फिर कह रहा हूं, अपने आप से मत जोड़ना, टेंशन में आ जाओगे। फिर कह रहा हूं, कई सारे रोग पड़ेंगे अपन। खैर, ये अपन इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में भी इनकी बात करेंगे। थायराइड में हम इसकी बात करेंगे, जो अपन ने कहा ना, हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड की अत्यधिक क्रियाशीलता या थायराइड की अल्प क्रियाशीलता। फिर देखते हैं रोगों से सुरक्षा, प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज। ये खाना जो होता है ना, भोजन जो खाते हो ना, रोगों से सुरक्षा देता है। अच्छा खाना पीना खाओ ना, ऐसे फल फ्रूट खाओ, ऐसे भोज्य पदार्थ खाओ जिसमें एंटीऑक्सीडेंट है। ये देखो क्या चेहरा चमकता हुआ रहेगा। आपको कुछ बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं रहती, बस बैलेंस्ड डाइट या बैलेंस्ड भोजन करो, संतुलित भोजन करो, आप रोगों से सुरक्षित रहोगे। हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं है कि सर मैं बहुत अच्छा खाना खाऊं, क्या मैं कोरोना से बच सकता हूं क्या? तो सुनना, जो संक्रमण वाले रोग होते हैं ना, जो कि जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, इनसे होते हैं, खाना कुछ भी खाओ उसका असर इन पर दिखाई देगा। अच्छा हेल्दी खाना खाते हो तो ऐसी बात नहीं है कि बीमार पड़ोगे ही नहीं, बीमार पड़ोगे, जल्दी ठीक हो जाओगे। रोगों से सुरक्षा, वृद्धि, ग्रोथ। टीवी में ऐड भी आता है, बढ़ते हुए बच्चे को कॉम्प्लान पिलाओ, हॉर्लिक्स पिलाओ। अरे कॉम्प्लान हॉर्लिक्स मत पिलाओ, उसको बेचारे को ढंग का खाना दे दो। केवल दूध भी दोगे ना तो भी वो उसके लिए सही है। यानी जो आप पोषक पदार्थ, न्यूट्रिएंट्स देते हैं, वो उसके शरीर की वृद्धि के लिए जरूरी होते हैं, ग्रोथ करवाते हैं। तो आप जब खाना खाते हो, इतने सारे फंक्शन करता है। तो इसको अपन कुछ लाइंस में लिख सकते हैं। इसको डिफाइन कैसे करूंगा या इसको परिभाषित कैसे करूंगा, देखना कि पोषक पदार्थ क्या है, न्यूट्रिएंट्स है क्या, जो हमें ऊर्जा देते हैं, जो हमें रोगों से बचाते हैं, जो हमारी उपापचयी क्रियाओं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं, जो हमारे शरीर की वृद्धि, बॉडी ग्रोथ के लिए जरूरी है। तो लिखते हैं भोजन। अच्छा एक बात, मोबाइल को ऐसे हॉरिजॉन्टल मोड में रखो, ठीक है। अपन कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा कमेंट पर ध्यान ना दें। कमेंट्स आते रहेंगे, बाद में एक साथ देख लेना, लेकिन अभी फोकस रखो क्लास पर, ठीक है। ईयरफोन लगाकर अच्छे से तरीके से पढ़ो, पढ़ना है तो तरीके से ही पढ़े, ठीक है। तो बात करते हैं। तो अच्छी बात है। देखिए कईयों के, आप जैसे कह रहे हैं दुबला या पतला होने के कारण कई है, मैं बताऊंगा। देखो रोग आने तो दो, ठीक है। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, वेरी गुड। भाई रोगों से कैसे बचाएंगे, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर दिया। भाई कान को इधर से पकड़ू या इधर से पकड़ू, बात तो वही है। तो स्टार्ट करते हैं। हम कुछ नोट भी साथ साथ करते रहेंगे, अपने साथ रजिस्टर और पेन लेकर बैठा करो। कुछ भी लगे ना कि यार ये चीज थोड़ी काम की, लिख लेता हूं, नोट कर लेता हूं, नोट कर लिया करो, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। देखिए कि पोषक पदार्थ या न्यूट्रिएंट्स को मैं परिभाषित कर रहा हूं। इसमें लिख सकते हैं कि ये पोषक पदार्थ हमें न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब जैसे मैंने ऑब्लिक करके न्यूट्रिएंट्स लिख दिया, तो जरूरी है बार बार मैं इसको ऑब्लिक करके या लिखूं, ठीक है।
ये पोषक पदार्थ हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ऊर्जा बोले तो एनर्जी, कॉमा शारीरिक वृद्धि, बॉडी ग्रोथ, को प्रेरित करते हैं, इंड्यूस करते हैं, प्रेरित करते हैं या इंड्यूस करते हैं, कॉमा रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं, रोगों से सुरक्षा, प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज। जो अपन ने अभी बात की ना वही लिखवा रहा हूं मैं आपको। तथा हमें दैनिक कार्यों के लिए, दैनिक कार्यों, डेली रूटीन के जो फंक्शंस होते हैं ना, रूटीन फंक्शंस, दैनिक कार्यों के लिए सक्रिय, एक्टिव बनाते हैं। वो कई बार टीवी में ऐड वगैरह देखेंगे ना रेवाइटल वगैरह के, तो उनमें क्या होता है, यही बस थोड़े से हेल्थ सप्लीमेंट होते हैं, सक्रिय बनाते हैं, एक्टिव बनाते हैं। तो हेल्थ सप्लीमेंट्स होते हैं, जैसे रेवाइटल की भी बात करूं, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट या कुछ दिया जा रहा है, उसमें आपको मल्टी विटामिन्स होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, रोगों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए जरूरी होते हैं। और जरूरी नहीं है हम वो रिवाइटल कैप्सूल खाएं तभी हम ऐसे स्ट्रांग बनेंगे। आप प्राकृतिक रूप से नेचुरल हेल्दी फूड खाओ ना, ये पिज्ज़ा विज्ज़ा खाना छोड़ो। पिज्ज़ा बर्गर में आपको कोई केवल टेस्ट मिलता है, न्यूट्रिशन नहीं मिलता। तो इतने सारे फंक्शंस हो गए। अब इन फंक्शन के बेस पर हम इनके फंक्शन यानी कार्यों के आधार पर इन पोषक पदार्थों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। यानी कुछ हो जाएंगे जो ऊर्जा देते हैं, उसमें मैं लिख दूंगा कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स। कुछ हो जाएंगे जो आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए, शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है, उसमें अपन प्रोटीन लिख देंगे। तो कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज यानी उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक है, तो उनको रख देंगे, जैसे खनिज, लवण, विटामिन वगैरह उसमें आ जाएंगे। तो कुछ हमारे शरीर में वंशागति के लिए, आनुवांशिकता के लिए आवश्यक है, जैसे आपने नाम सुना होगा डीएनए और आरएनए। हालांकि हम ऐसे डीएनए आरएनए खाते नहीं हैं, हम जो पोषक पदार्थ खाते हैं उनसे ही हमारे शरीर में जब नई कोशिका का निर्माण होता है तो उस नई कोशिका या नई सेल में डीएनए और आरएनए होते हैं। तो लिखते हैं, इनका हम क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन कर देता हूं, देखना कि कार्यों के आधार पर पोषक पदार्थ, न्यूट्रिएंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस, यानी कार्यों के आधार पर पोषक पदार्थ कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैं कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। सबसे पहले आ जाएगा ऊर्जा प्रदान करने वाले, एनर्जी यील्डिंग, इसमें आ जाएंगे कार्बोहाइड्रेट, और वसा, वसा बोले तो लिपिड्स।
दूसरी बात करते हैं, दूसरा कैटेगरी देखें, शारीरिक वृद्धि करने वाले यानी बॉडी ग्रोथ करने वाले कौन हो जाएंगे, इसमें लिख देंगे प्रोटीन्स। अब एक चीज यहां पर समझ लो पहले ही, प्रोटीन को जब मैं बॉडी ग्रोथ करने वाले या शारीरिक वृद्धि करने वाले में लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोटीन हमें ऊर्जा नहीं देता या प्रोटीन हमें एनर्जी नहीं देता, देता है, बल्कि प्रोटीन उतनी ही एनर्जी देता है जितनी कार्बोहाइड्रेट देता है। बट मेन फंक्शन क्या है, मुख्य कार्य क्या है? अरे भाई, इंडियन क्रिकेट टीम में विराट कोहली बॉलिंग कर सकता है, लेकिन मेन फंक्शन क्या है उसका? बैटिंग करेगा। हाँ, कभी जरूरत पड़ेगी तो कभी कभार बॉलिंग कर लेता है। तो सेम वैसे ही प्रोटीन्स का मेन फंक्शन क्या है? बॉडी ग्रोथ करना, शारीरिक वृद्धि, टूट फूट हो जाए मरम्मत करना, चोट लग जाए घाव भरने में सहायता करना, ये प्रोटीन का काम है, मेन फंक्शन ये है। लेकिन प्रोटीन हमें एनर्जी भी देता है। अगली कैटेगरी देखें, उपापचयी क्रियाओं का नियमन, रेगुलेशन। ये शब्द आ जाता है ना, नियमन। नियमन या रेगुलेशन जब भी बोलता हूं इसका मतलब ध्यान रखना, अगर कुछ चीज ज्यादा हो गई है तो उसको कम करना, अगर कोई चीज कम हो गई है तो वापस उसको बढ़ाकर नॉर्मल लेवल पर लाना, एक नॉर्मल लेवल या बैलेंस बनाकर रखना, यही क्या होता है? रेगुलेशन या नियमन। तो उपापचयी क्रियाओं के नियमन में आपके आ जाएगा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रेगुलेशन। इसमें क्या क्या आ जाएंगे देखें, ये हमें सब कुछ ये पढ़ना है। विटामिन्स, खनिज लवण, डिफरेंट टाइप के देखेंगे। जैसे कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम हड्डियों के लिए आवश्यक है। फ्लोराइड की बात करें, फ्लोराइड दांतों के विकास के लिए आवश्यक है। आयरन की बात करें तो आयरन शरीर में आरबीसी के निर्माण में आवश्यक है। अलग अलग पदार्थ, ठीक है। फॉस्फोरस भी हड्डियों के लिए आवश्यक है। सभी हम खनिज लवण में देखेंगे, इसकी बात करेंगे। मिनरल एंड सॉल्ट्स में मिनरल्स एंड सॉल्ट्स, और भी इसमें जैसे देखें फाइबर्स या रेशे, आजकल खूब चलता है ये शब्द, फाइबर्स या रेशे। बिस्किट रेशे वाले या फाइबर युक्त बिस्किट जो भी है, जिनके भी आते हैं, तो उसमें लिखा हुआ रहता है ये फाइबर्स क्या करते हैं? सुनना, आप जब ऐसे रेशे वाले, रेशे का मतलब ये नहीं कि कपड़े के रेशे निकाल निकाल के खा रहे हो। रेशे का मतलब क्या होता है? जो अनाज की जब सफाई करते हैं, कुछ उसमें क्या होता है? कचरा बच जाता है। तो उनमें जो ये कचरा होता है, जो साधारणतया किससे बना होता है? सेल्यूलोज से। ऐसे सेल्यूलोज को थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं होता हमारी बॉडी में, इसलिए ऐसे कुछ रेशेदार पदार्थ जो होते हैं उनको हम जितना खाते हैं तो हमारी बॉडी में, आहार नाल में जो पाचन की क्रिया होती है, डाइजेशन, वो प्रॉपर होता है। तो ये रेशे या फाइबर्स, इनकी भी बात करेंगे। और बाद में बात करते हैं सबसे लास्ट में वंशागति में सहायक, वंशागति या इनहेरिटेंस। वंशागति, इनहेरिटेंस। वंशागति या इनहेरिटेंस बोले तो माता पिता के लक्षण बच्चों में आना, मम्मी पापा के जो कैरेक्टर्स होते, जो फीचर्स होते बच्चों में दिखाई देते हैं, ये वंशागति या इनहेरिटेंस। और इसके लिए हम देखते हैं हमारी बॉडी में क्या होते हैं? डीएनए और आरएनए। मेन फंक्शन तो ये वंशागति का किसका है? डीएनए का है, ठीक है। और इसके अलावा आरएनए भी हमारे बॉडी में होता है। ये आरएनए खुद प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन का निर्माण करता है हमारे शरीर में। इसके अलावा आरएनए, ये हमने डिफरेंट टाइप के
पोषक पदार्थ देके, उनके फंक्शंस देके एक तरह से उनका वर्गीकरण कर दिया। अब ये हमें सब पढ़ने, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, रेशे और कुछ डीएनए आरएनए की बात बाद में कर लेंगे जेनेटिक्स में। तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं कार्बोहाइड्रेट से। सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये कार्बोहाइड्रेट फलों में, फ्रूट्स में, फलों में जो जूस होता है, फलों के जूस में ये कार्बोहाइड्रेट भर भर के होते हैं, काफ़ी होते हैं। आप जो ये बिस्किट खाते हैं ना, जैसे पार्ले जी वगैरह, इनमें ये कार्बोहाइड्रेट भरपूर होता है। जो धान होता है ना, धान, अनाज, मिलेट्स, इन अनाजों में भी कार्बोहाइड्रेट भरपूर होता है। और सबसे कॉमन सी बात सबको पता होगा, हॉस्पिटल में बीमार पड़ जाते हो तो डॉक्टर जाते ही एडमिट कर लेता है और ग्लूकोज चढ़ाता है। ये ग्लूकोज भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही है। आप जब कार्बोहाइड्रेट, ये तो अपन ने देख लिया ऊर्जा देता है, लेकिन एक अच्छी बात क्या है? ऊर्जा देगा और तुरंत देगा, इंस्टेंट एनर्जी देगा आपको। वो टीवी में ऐड तो सुना ही होगा ना, ग्लूकॉन डी बेजान में जान डाल दे पीते ही। यानी आपको तुरंत एनर्जी की आवश्यकता है तो क्या लो? कार्बोहाइड्रेट लो। घर पे बैठे हो, कभी भी हो जाता है, बीपी लो हो गया, चक्कर आ गया, किसी भी वजह से अच्छा नहीं लग रहा, चक्कर आ रहे हैं, माथा घूम रहा है, कुछ नहीं, थोड़ी सी शक्कर खा लो, अच्छा लगेगा। और ज्यादा टाइम है तो वो शक्कर नींबू पानी बनाकर पी जाओ, क्योंकि ऐसे में आपको जब तुरंत एनर्जी की जरूरत होती है, आप में बॉडी में एनर्जी की कमी है, जैसे ही एनर्जी की कमी होती है आंखों के आगे अंधेरा आता है, चक्कर आने लग जाते हैं, तो आप कार्बोहाइड्रेट लो ना। और सबसे अच्छा कार्बोहाइड्रेट आपके जो किचन में शक्कर पड़ी है वो है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अब जब देखो शक्कर जा जाकर फाक रहे हो, शक्कर खाते जा रहे हो, ठीक है? कभी ऐसी इमरजेंसी लगे, कई बार जब आप साइंस पढ़ते हो ये चीजें भी सीखते हैं जो आपकी डेली लाइफ में काम आ सकती है। खैर एग्जाम तो अपन क्लियर करेंगे, ठीक है? चावल में भी होता है, ठीक है? धान में आ गया ना, चावल किस में आ जाएगा? धान में ही आ जाएगा। तो ये सब चीजें हम इसमें कार्बोहाइड्रेट में ऐसे पदार्थ देखते हैं। अगर मैं बात करूं कि कार्बोहाइड्रेट में होता क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इनका प्रपोर्शन यानी अनुपात क्या होगा ये देखो, 1:2:1। इसकी अगर मैं कंपैरिजन करूं, यहां पर आपको पता चल जाएगा, जैसे ग्लूकोज बताता हूं, C6H12O6, ये सिंपल ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो देख लो अनुपात, देख लो ना, कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, 1:2:1। अब मेरा क्वेश्चन क्या है कि मुझे वो अपवाद बताओ, एक्सेप्शन बताओ, जिसमें है तो कार्बोहाइड्रेट लेकिन उसमें ये रेशो नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट है, शर्करा है, लेकिन उसमें ये रेशो नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये रेशो नहीं होना चाहिए। तो ऐसा मैं बताता हूं, ध्यान रखना, आप आंसर दे सकते हो, मैं साथ में बता देता हूं। डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीएनए में देखा होगा ना, डीएनए में एक शर्करा पाई जाती है। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज। 5 कार्बन वाली शर्करा होती है, 5 कार्बन होते हैं उसमें। अब 5 कार्बन है तो इसका फॉर्मूला कैसा होना चाहिए? देखो, कार्बन कितने हैं? 5, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? डबल कर दो, 10। ऑक्सीजन कितने होने चाहिए? 5। लेकिन यहां पर ऑक्सीजन 5 नहीं होकर यहां पर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। C5H10O4, ये अपवाद है, एक्सेप्शन है डीएनए इस कार्बोहाइड्रेट के सामान्य सूत्र का। तो कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र हो क्या गया ये देख लो, CnH2nOn, ये कार्बोहाइड्रेट्स का सामान्य सूत्र हो गया।
अच्छा, जल की बात करें तो ध्यान देना, जल पोषक पदार्थों में आता है। हालांकि जल हमें ऊर्जा नहीं देता, लेकिन जो उपापचय क्रियाएं होती है, हमारे शरीर की जो अलग अलग जैव रासायनिक क्रियाएं हैं, उनके लिए जो माध्यम, मीडियम, यानी वो क्रिया होगी किसमें, ये कौन होता है, जल होता है माध्यम। इसलिए जल आवश्यक जरूर है। ठीक है, हालांकि जल हमें ऊर्जा नहीं दे रहा। आप 1 गिलास पानी पी लो या 10 गिलास पानी पी लो, ऊर्जा नहीं मिलती, एनर्जी नहीं मिलती, लेकिन वो पानी हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। ठीक है। पेंटोज शर्करा, देखो ये 5 कार्बन वाली है, इसलिए इसको क्या कहा, पेंटोज। ये 6 कार्बन वाली है, हेक्सोज। कोई 4 कार्बन वाली होती तो उसे कह देते जैसे 4 कार्बन वाली टेट्रोज। वो आपने केमिस्ट्री में नाम पढ़े होंगे ना, कभी जनरल साइंस में पढ़ते ही है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। कार्बन की संख्या के आधार पर नाम अलग अलग हो जाते हैं, सेम वैसे ही 4 कार्बन टेट्रोज शर्करा, 6 कार्बन हेक्सोज शर्करा, 5 कार्बन पेंटोज शर्करा। ठीक है, तो डीऑक्सीराइबोज कहा ही क्यों, देखो इस शब्द का मतलब देखो ना, डीऑक्सी, ऑक्सीजन की कमी हो गई, ये लो 5 की बजाय क्या हो गया 4, ये अपवाद है, एक्सेप्शन है। बाकी सभी शर्कराओं में, बाकी सभी कार्बोहाइड्रेट में यही फॉर्मूला है। फॉर्मूले की बात कर ली, आगे बात करते हैं। देखें, कार्बोहाइड्रेट्स का मुख्य कार्य हमें ऊर्जा प्रदान करना, लिख देता हूं, मुख्य कार्य, मेन फंक्शन, कार्बोहाइड्रेट का क्या है, ऊर्जा प्रदान करना, एनर्जी प्रोवाइड करता है, और वो भी शीघ्रता से, तुरंत, शीघ्रता या तुरंत, इंस्टेंट एनर्जी देता है। मैंने कहा ना, डॉक्टर आपको ग्लूकोज चढ़ाते हैं, ग्लूकोज यानी ये कार्बोहाइड्रेट चढ़ाते हैं, कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी तो हमें वसा देती है, लिपिड देते हैं। वसा या लिपिड बोले तो उदाहरण बता दूं, घी। लेकिन हमें घी तो नहीं चढ़ाते, जब हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं ग्लूकोज घी चढ़ाते, क्योंकि हमें तुरंत एनर्जी चाहिए ना। वो अपन ने अभी बात की थी, टीवी में ऐड आता है ना, बेजान में जान डाल दे पीते ही ग्लूकोन डी, तुरंत एनर्जी चाहिए। अरे भाई 10 घंटे बाद आप खूब सारी एनर्जी दोगे तब क्या मतलब, ये तो अभी ढेर हो जाएगा रोगी। इसलिए ग्लूकोज तुरंत ऊर्जा देता है, शीघ्रता से ऊर्जा देते हैं। और इनके अगर मैं बात करूं, जैसे सोर्सेज की बात करें, स्रोत क्या हैं इनके, स्रोत, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत या सोर्सेज, स्रोत या सोर्सेज की बात करूं तो इसमें आ जाएंगे जैसे अनाज, मिलेट्स, फल, फ्रूट्स। और बात करें चावल, वो चलो धान में इसमें ही आ गया, अनाज में आ गया। और देखें शर्करा, शुगर्स, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं जहां से हमें शुगर मिलती है। ठीक है, शर्करा अब वैसे तो कहने में दूध में भी होती है, दूध में भी लैक्टोज शुगर होती है, तो कई ऐसे सोर्सेज हैं, दूध भी लिख लेते हैं, ये लो, मिल्क, हनी, शहद में भी तो शर्करा होती है, फ्रक्टोज, शहद। ज्यादातर जो मीठी चीजें होती है ना, इनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, शुगर्स होती है, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स को नॉर्मली शुगर ही बोल देते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिल रही है, कितनी मिल रही है इसकी बात कर लेते हैं। भाई हमारे इंडिया में क्या होता है कि कोई भी गाड़ी लेते हैं ना, तो कोई नई गाड़ी की एफिशिएंसी को कैसे चेक करते हैं कि गाड़ी अच्छी है या बुरी है। आप अपने दोस्तों को बताओगे कि यार ये फलानी फलानी गाड़ी ली, तो पहला क्वेश्चन क्या होता है, कितना दे देती है, यानी एवरेज कितना दे देती है, यानी 1 लीटर पेट्रोल या 1 लीटर डीजल में वो गाड़ी कितने किलोमीटर चलती है, ये पहला क्वेश्चन होता है। तो सेम यहां पर भी यही क्वेश्चन बनता है
कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी दे देगा, तो मैं कहता हूं 4 किलो कैलोरी। मैं नहीं, ये सही बात है, मेरे कहने से नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम हमें कितनी एनर्जी दे देता है, 4 किलो कैलोरी। मेन फंक्शन ही क्या है, ऊर्जा प्रदान करना। और कितनी ऊर्जा प्रदान कर रहा है, कितनी एनर्जी दे रहा है, ये इसके सामने लिख देता हूं, 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। ये इसकी ऊर्जा की मात्रा है जो ये प्रदान करता है। ठीक है, तो आगे बात करें। अरे भाई थोड़ा सा ये चीजें ध्यान दिया करो ना, एग्जाम वगैरह पोस्टपोन होना नहीं होना वो अलग बात है, चलो एग्जाम वगैरह पोस्टपोन नहीं, अपने को इन चीज़ों में दिमाग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सही बात है कोई निश्चित तौर पर कुछ किसी के पास ऑथेंटिक होती नहीं, सब उड़ाते हैं। इसलिए अपना अभी फोकस क्या होना चाहिए, अभी अपन क्लास ले रहे हैं, अभी हमारा फोकस क्लास पर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा कि ये 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम आया, तो अब सुनना, कई जगह आप ये भी देखते हैं कैसे कि 4.1 किलो कैलोरी प्रति ग्राम या 4.2 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, ये भी पढ़ते होंगे, कईयों ने पढ़ा होगा। तो सुनना एक बात, अभी वो गाड़ी के माइलेज से ही चेक करते हैं। जब आप गाड़ी का एड देखते हो ना टीवी में या कहीं पर भी अखबार में, उसमें क्या लिखा रहता है, 50 किलोमीटर प्रति लीटर और ऊपर एक स्टार लगाया हुआ रहता है। ऐसे होता है ना, 50 किलोमीटर प्रति लीटर और ये स्टार लगाया हुआ रहता है। इस स्टार का मतलब क्या होता है, आदर्श परिस्थितियों में। रोड पर ये इतना माइलेज नहीं देती, ये आपको भी पता है। तो सुनना, ये कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम को जब मैं लेबोरेटरी प्रयोगशाला में, एक उपकरण होता है जिसे कहते हैं बॉम्ब कैलोरी मीटर कहते हैं, उसमें अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण करूंगा ना, तो इतनी ऊर्जा मिलती है। ये 4.1, 4.2 तो फिर भी नहीं मिलती। ये 4.1 किलो कैलोरी आदर्श परिस्थितियों में मिली है, लेकिन आपके शरीर में, यानी इसकी जो फिजियोलॉजिकल वैल्यू है शरीर में, थोड़ी सी कम हो जाती है। जैसे गाड़ी का माइलेज रोड पर कम हो जाता है ना, वैसे ये कार्बोहाइड्रेट की जो एनर्जी वैल्यू है हमारे शरीर में थोड़ी सी कम हो जाती है। वो 4.1 बॉम्ब कैलोरी मीटर में आदर्श परिस्थितियों में ऑक्सीकरण करने पर होती है। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें थोड़ी सी कुछ ध्यान रखा करो। कई बार ऐसे होता है, कुछ डेटा साइंस में कई बार, कई जगह मैं भी देखता हूं, डेटा अलग अलग दे रखे होते हैं, तो इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम क्या पढ़ें। तो हमें वो पढ़ना चाहिए जो ऑथेंटिक है। ठीक है, आगे बात करें। शर्करा और कार्बोहाइड्रेट में क्या अंतर है, कोई खास अंतर नहीं है। सारी शर्कराएं कार्बोहाइड्रेट ही होती है, लेकिन सारे कार्बोहाइड्रेट शर्कराओं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे शर्कराओं की अगर अपन बात करेंगे, इनका वर्गीकरण ही, अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से टाइप हैं, तो उसका वर्गीकरण हम इन शर्करा के अणुओं, शुगर मॉलिक्यूल्स के आधार पर करते हैं। तो आगे वर्गीकरण कर देता हूं इसका। शर्करा, या अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, या टाइप्स। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार क्या क्या हैं देखें। टाइप्स, मोनोसेकेराइड, अब ये शब्द है ना सेकेराइड, ये सेकेराइड का मतलब ही शर्करा होता है। सेकेराइड का मतलब ही क्या होता है, शर्करा। साइंस में क्या होता है, कई बार ऐसे नाम आते हैं जिन नामों को देखकर हम क्या होते हैं, थोड़ी से घबरा जाते हैं। अरे क्या होता है मोनोसेकेराइड, अरे क्या होता है डाइसेकेराइड। तो शब्दों को तोड़कर पढ़ा करो। हर जगह जहां जटिल शब्द आएंगे उनको हम तोड़कर पढ़ लेंगे। सेकेराइड का मतलब होता है शर्करा, तो मोनो मतलब एक, यानी शर्करा का केवल एक अणु होता है किसमें, मोनोसेकेराइड में। एग्जाम्पल की बात करूं तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे, जैसे ग्लूकोज, इसमें आ जाएगा फ्रक्टोज,
इसमें आ जाएगा गैलेक्टोज। और अच्छी बात क्या है, तीनों का सूत्र एक ही है, C6H12O6। सभी ये 6 कार्बन वाली शर्कराएं, सभी का फॉर्मूला भी यही 1:2:1। ये सभी मोनोसेक्राइड, यानी इन सब में शर्करा का या शुगर का केवल एक अणु है। अगर यही मैं बात करूं मोनोसेक्राइड के बाद, जैसे ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, तो ओलिगोसेकेराइड में देखना, यहां पर लिख देता हूं, शर्करा या शुगर के 2 से 9 अणु, मॉलिक्यूल्स। अकेली शर्करा एक अणु तो मोनोसेक्राइड। अगर ये जैसे ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज आपस में मिल गए, बंध बनेगा ग्लाइकोसाइडिक बंध, उसकी आगे चर्चा करेंगे। तो जब 2 ग्लूकोज के अणु आपस में मिल गए तो क्या बन जाएगा, आपके माल्टोज शर्करा बन जाएगी, जो कि क्या है, डाइसेकेराइड। डाई का मतलब 2, सेकेराइड यानी शर्करा के 2 अणु। तो जब ओलिगोसेकेराइड की बात करता हूं तो उसमें कम से कम 2 से लगाकर ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 9 मोनोसेकेराइड जब आपस में जुड़ेंगे, तब ऐसे ओलिगोसेकेराइड का निर्माण होगा। अब इस ओलिगोसेकेराइड में भी देखो, 2 अणु जुड़े डाइसेकेराइड, 3 अणु जुड़े ट्राइसेकेराइड, 4 अणु जुड़े टेट्रासेकेराइड, 5 अणु जुड़े पेंटासेकेराइड। खैर हमें अपना पेंटासेकेराइड वगैरह इतना हाई लेवल पर जाना नहीं, लेकिन जो डाइसेकेराइड होते हैं, ये उदाहरण लिखाऊंगा जिसमें अपन बात करते हैं, जैसे सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये सभी डाइसेकेराइड। और उनमें क्वेश्चन भी आता है, देखो यहां से अब मैं बता दूं यहां पर क्वेश्चन कैसा बनता है। सीधा सा पूछ सकते हैं, कुछ फैक्ट आते हैं कि अंगूर शर्करा कौन सी होती है, ग्रेप शुगर कौन सी होती है, केन शुगर कौन सी होती है, या फिर यहां डाइसेकेराइड में पूछ सकते हैं कि माल्टोज का निर्माण होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, फ्रक्टोज प्लस फ्रक्टोज। तो माल्टोज अगर पूछा तो आपका आंसर क्या जाएगा, ग्लूकोज के 2 अणु। निम्नलिखित में से डाइसेकेराइड का उदाहरण है, 3 ऑप्शन ये आ गए, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, और एक आ गया सुक्रोज। तो आपका आंसर क्या होगा, सुक्रोज होगा। तो ये ओलिगोसेकेराइड में हमने क्या देखे, शर्करा के 2 से मिनिमम 2 से अधिकतम 9 तक, और फिर चलते हैं 9 से ज्यादा करके हजारों की संख्या में जब शर्करा के अणु आपस में जुड़ते हैं तो निर्माण करेंगे पॉलीसेकेराइड का। पॉलीसेकेराइड जिसमें 10 से हजारों की संख्या में, थाउजेंड्स, हजारों की संख्या में शर्करा या शुगर के अणु आपस में जुड़े। मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े, और इनके उदाहरण देखो, सेलुलोज, स्टार्च, ये सभी इनके उदाहरण हैं। काइटिन, कीटों, जो कीट होते ना, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, उनके बाहरी जो शरीर का आवरण होता है काइटिन, या ये कवक में भी पाया जाता है। तो ऐसे ये जो जटिल पदार्थ हैं, ये पॉलीसेकेराइड। तो देखो सबसे सरल क्या हुआ, सरलतम शर्करा मोनोसेकेराइड। थोड़ी जटिलता आई, 2 से 9 अणु मिले, ओलिगोसेकेराइड। उदाहरण लिखाऊंगा, ठीक है। आगे बात करें पॉलीसेकेराइड, 10 से लेकर हजारों की संख्या में, सेल्यूलोज में तो 6000 ग्लूकोज के अणु आपस में जुड़ते हैं, तब सेल्यूलोज का निर्माण होता है। और ये सेल्यूलोज सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मटेरियल है। कार्बनिक पदार्थ सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है सेल्यूलोज, जो कि एक प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड है। तो इन मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड के बारे में जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं, इनके प्रकार देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मोनोसेकेराइड की।
मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड में बात करें कि सरलतम, सिंपलेस्ट शुगर, सरलतम शर्करा, ठीक है। रंगहीन, कलरलेस, रंगहीन सामान्यतया क्या होता है, रंगहीन होते हैं, ठीक है। स्वाद में मीठे, स्वाद में मीठे, स्वीट इन टेस्ट, और जल में घुलनशील, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। उदाहरणों की बात करें इसके, मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल देखो। ग्लूकोज, ग्लूकोज की मैं बात करूं तो इसे हम कोशिकीय ईंधन, सेल्यूलर फ्यूल क्यों कहा? क्यों कहा कोशिकीय ईंधन? ये भी सुन लो। ईंधन, फ्यूल क्या होता है? गाड़ी को ऊर्जा देता है, गाड़ी को चलाने में सहायता करता है। सेम वैसे ही ये कोशिकीय ईंधन या सेल्यूलर फ्यूल भी क्या है? आपकी सेल्स में, आपकी कोशिकाओं में वो आधारी पदार्थ है जो आपकी कोशिका या सेल को ऊर्जा देता है। यानी जब श्वसन की क्रिया होती है, सांस लेते अपन पढ़ेंगे श्वसन में, रेस्पिरेशन में। श्वसन में क्या होता है? जब मैंने बात की माइटोकॉन्ड्रिया, वो भोज्य पदार्थ थे ना, जो स्टार्टिंग में अपन बात की थी अपन ने यहां पर, कि ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? यहां पर ऊर्जा निकालता है। तो भोजन का पाचन होगा और पचा हुआ भोजन जब यहां आएगा, ये अभी ग्लूकोज के रूप में होगा। इसलिए कोशिका में जो ईंधन की बात करें, सेल्यूलर फ्यूल की बात करें, क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज को एक और नाम दे रहा हूं, ध्यान रखना, अंगूर शर्करा, ग्रेप शुगर। अंगूर शर्करा या ग्रेप शुगर क्यों कहा? सुनना, सभी फलों में, सारे फलों में फ्रक्टोज, जो आगे पढ़ाऊंगा अभी, फ्रक्टोज शुगर होती है, लेकिन अंगूर में क्या होती है? ग्लूकोज होता है। तो अंगूर में ग्लूकोज होने की वजह से इसे अपन क्या कहते हैं? अंगूर शर्करा, ग्रेप शुगर कहते हैं। ग्लूकोज, ठीक है। ये कोशिकीय ईंधन, सेल्यूलर फ्यूल भी कहलाया। और अगर बात करूं उदाहरणों की मोनोसेकेराइड की, ग्लूकोज के अलावा देखते हैं फ्रक्टोज। फ्रक्टोज इसे कहते हैं हम फल शर्करा, फ्रूट शुगर, फल शर्करा। फ्रूट्स में, फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा है, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा, स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर, प्राकृतिक शर्करा, ये फ्रक्टोज सबसे मीठी। शहद में भी होती है, ठीक है, शहद में भी उपस्थित। और एक इंपॉर्टेंट और बात बताता हूं, मानव के वीर्य में, ह्यूमन सीमेन में फ्रक्टोज होती है। और इस फ्रक्टोज की टेस्टिंग करते हैं कभी भी कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट, यौन शोषण या ऐसे कोई भी यौनाचार के मामले में इस फ्रक्टोज शुगर की प्रेजेंस देखी जाती है, क्योंकि मानव के शरीर में केवल और केवल ये सीमेन ह्यूमन के वीर्य में पाई जाती है। बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें अब घर बैठे। तो जुड़े रहें उत्कर्ष के YouTube चैनल के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।